दोस्तों, आज आपके सामने पेश है करामती देवता। ये कवर चित्र है दोस्तों। मौत की साजिश में आपने पढ़ा। अब पढ़िए करामती देवता में। बेटा, अजीत सिंह कहाँ है? माँ, मैं और मेरे बड़े भैया रिंगी ऋषि पर्वत पर की ओर बढ़े जा रहे थे कि राह में राजा मल्लदेव ने हमारी मुठभेड़ हो गई। फिर जीत सिंह ने सारा किस्सा महारानी सुजाता देवी को कह सुनाया और सारी बात सुनकर बेटा इस भाग्य के खेल को खेल कहते हैं जो एक दिन सूरतगढ़ के राजा बनने वाला था, वो आज समलदेव का बंदी है। पता नहीं जीत सिंह भल्लेदेव की कैद में कैसे दिन काट रहा होगा। माँ फिक्र न करो, मैं सिरधी भैया को छुड़ा कर ले आऊंगा। मैंने चलते चलते कहा था जिद का और स्वभाव के कारण राह में किसी से टकरा न बैठना। आखिर वही बात हुई जिसका मुझे डर था। भगवान, अब क्या होगा? सहसा महारानी सुजाता देवी को कुछ याद आया। बेटा, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे होने वाले ससुराल तिलकपुर के राजा तिलक सिंह का पत्र आया था। राजा तिलक सिंह का पत्र क्या लिखा था उस पत्र में? उसके यहाँ उनके यहाँ की रस्म के अनुसार विवाह से पहले एक बार तुम अकेले अकेले पंचमी के दिन अपनी ससुराल जाना है। माँ, सबसे पहले मुझे भैया को राजा संबलदेव की कैसे चुराने के लिए संबलदेश प्रदेश जाना होगा। भला मैं उसे तिलकपुर कैसे जा सकता हूँ? बेटा, बेटा, मैंने राजा तिलक सिंह के दूत को वचन दे चुकी हूँ कि तुम पंचमी के दिन तिलकपुर जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है माँ, आपका दिया वचन झूठा नहीं होने दूंगा। पहले मैं तिलकपुर जाऊंगा, उसके पश्चात बड़े भैया संबलदेव की कैद से छुड़ाने का लिए सम, संबल प्रदेश जाऊंगा। बेटा, पंचमी परसों है। तिलकपुर राज्य के यहाँ से काफी दूर है, इसलिए आज ही वहाँ के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। ठीक है माँ, मैं आप अपने जाने के लिए तैयार होता हूँ। भाभी, उदास न हूँ। मैं तिलकपुर से 2-3 दिन में पश्चात वापस आ जाऊंगा और अपनी सेना के साथ लेकर समलदेव प्रदेश जाऊंगा। भरोसा रखो, बड़े भैया सुकुशल समलदेव से कैद छुड़ा लाऊंगा। मुझे तुम्हारी योग्यता और वीरता पर पूरा भरोसा है देवर जी। कुछ देर बाद, अच्छा माँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, लेकिन एक बात का याद रखना, सूरतगढ़ इन दिनों दुख का संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तुम सिर ही तिलकपुर से वापस लौटना, अजीत सिंह को छुटा कर लाना। माँ की आज्ञा पाकर जीत सिंह घोड़े पर बैठा और तिलकपुर की ओर चल दिया। उधर सूरतगढ़ की सीमा पर एक बार फिर दुख और सुख आमने सामना हुआ। दुख भैया राजकुमार जीत सिंह का अपहरण हो चुका है। अब भला और क्या बुरा होने बाकी रह गया? मेरी तुमसे प्रार्थना है, तुम सूरत नगर छोड़कर चले जाओ। हा 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 हा। अभी कैसे चला जाऊं, छोड़कर चला जाऊं? अभी तो काफी उथल पुथल होनी बाकी है। जैसे जीत सिंह की मौत की घाट उतरना है, उसे समलदेव तिलकदेव की सूरतगढ़ पर अधिकार होना है। दुख की बात सुनकर सुख के चेहरे उतर गया और वह गर्दन झुकाकर वहां से आगे बढ़ गया। उधर तिलकगढ़ अपनी महारानी चंद्रप्रभा से वार्तालाप कर रहे थे। महारानी, कल पंचमी है और राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर आने वाला है। हमने उसके हमने ही उसे तिलकपुर बुलाया है। राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर विवाह से पहले तिलकपुर भला आने का भला उसका क्या मकसद हो सकता है? लेकिन क्यों? यहाँ बुलाकर वध कर देंगे और सूरतगढ़ पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन यह आपकी पुत्री का होने वाला पति है, होने वाला ही तो है, हुआ तो नहीं। लेकिन स्वामी, धोखे से जीतकर को यहाँ बुलाकर उसका वध करना क्या उचित होगा? हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमें हर हाल में सूरतगढ़ पर कब्जा करना है। हमें योजना बना ली है और द्वार द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए विष भरा दूध पेश करेंगे, जिससे पीते ही वह मर जाएगा और सूर्य प्रभा का विवाह कहीं और कर देंगे। जिस समय राजा तिलक
सिंह महारानी चंद्रप्रभा को यह वार्तालाप कर रहे थे। प्रेमा नाम परिणाम की दासी बाहर गुजरी। उन दोनों के वार्तालाप सुन लिए। मुझे जल्दी से यह सूचना राजधानी सूर्य प्रभा को देनी चाहिए, वह सोचकर प्रेमा सूर्य प्रभा के कक्ष की ओर चल पड़ी और राजकुमारी सूर्य प्रभा के कक्ष में पहुंचकर, क्या ये अब क्या करना है स्वयं राजकुमारी? राजकुमारी जी, क्या बक रही है? माना कि तू मेरी मोहलगी दासी है, पर इतना इसका मतलब यह नहीं तू उल्टा सुल्टा बक सकती है। मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ राजकुमारी जी। फिर फिर प्रेमादासी ने राजा तिलक सिंह के षड्यंत्र की सारी बात बता दी। ओह, मैं नहीं जानती थी मेरे पिता इतना गिरी हुई हरकत करेंगे। मुझे अपने राज्य में बुलाकर छलछे राजकुमार जीत सिंह का वध करेंगे। राजकुमारी जी, यह सब भावुक होने की का नहीं बल्कि कुछ सोचने का है। राजकुमार जीत सिंह की जान किसी प्रकार बच सकती है। प्रेमा की बात सुनकर राजकुमारी सूर्य प्रभा सोच में डूब गई। कुछ क्षणों बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। प्रेमा, तुझे इसी समय मेरे साथ तिलकपुर राज्य की सीमा पर राजकीय बाग में चलना होगा। लेकिन राजकुमारी जी, क्यों राजकुमारी जी? जब राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे, लंबे सफर से चलकर आने के कारण थके हुए होंगे, अतः राजकीय बाग में विश्राम करने के पश्चात वे राजमहल में अग्रसर होंगे। अतः मैं उस बाग में राजकुमार जीत सिंह से मुलाकात करना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, मुझे मुझे पूरी बात योजना बताओ। तब राजकुमारी ने अपनी पूरी योजना बता दी और 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 उसे साथ लेकर राजा तिलक सिंह के पास पहुंची। आओ बेटी आओ, पिताजी, मैं प्रेमा के साथ लेकर राजकीय बाग में घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। नहीं पिताजी, सैनिकों के साथ लेकर नहीं जाऊंगी, मैं केवल प्रेमा को लेकर जाना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। धन्यवाद पिताजी। जब सूर्य प्रभा प्रेमा के साथ वहां से जाने लगी, बेटी, कल राजकुमार जीत सिंह तिलकपुर आने वाला है, अतः प्रातः ही वापस लौटाना। जी पिताजी, कहकर सूर्य प्रभा कक्ष से निकल गई और प्रेमा के साथ राजकीय बाग में पहुंच चली। प्रेमा, राजकुमारी जीत सिंह ने मेरे पिता की करतूत के बारे में जानेंगे तो उसके मन में क्या सोचेंगे? राजकुमारी जी जीत सिंह जी के साथ जो कुछ भी करने की सोच रहे हैं वह सचमुच अनुचित और शर्मनाक है। कुछ ही देर बाद दोनों राजकीय बाग में पहुंची। दूसरे दिन सुबह होने के थका हारा राजकुमार जीत सिंह राजकीय बाग के सामने से गुजरा। सफर की थकावट से सारा शरीर दर्द कर रहा है। मुझे कुछ देर इस बाग में विश्राम करने के पश्चात तिलकपुर राज्य में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा जीत सिंह घोड़े से उतरा और बाग के द्वार की ओर प्रवेश किया। आओ राजकुमार आओ, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन हो आप? मेरा नाम सूर्य प्रभा है, मैं आपसे मिलने के लिए इसी बाग में ठहरी हुई हूँ। मैं आपकी मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय सूचना देना चाहती हूँ। कोहरो राजकुमारी, मैं चाहती हूँ कि आप तिलकपुर न जाएं और यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन क्यों? तब राजकुमारी तब राजकुमारी सूर्य प्रभा ने जीत सिंह के द्वारा अपने पिता के रचे षड्यंत्र के अवगत करवाया। सारी बात जानकर राजकुमारी सूर्य प्रभा, मैं नहीं जानता था कि स्वार्थ से वशीभूत होकर इंसान इतना नीचे गिर जाता है। हम भी राजपूत है, देखना चाहता हूँ तुम्हारे प्रकार किस प्रकार वध करते हैं। राजकुमार जिद न कीजिए और मेरा कहा मानकर यहाँ से लौट जाइए। सूर्य प्रिया लाख अनुविनय से जीत सिंह अपनी जिद से पड़ा रहा। ठीक है, जब आप वापस न लौटेंगे तो जिद कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। राज महल में प्रवेश पर आपको रोको, दूध का गिलास पिला पिलाकर आपको स्वागत किया जाएगा। उस दूध में जहर होगा क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, आप इस दूध को मत पीना। उसके पीते ही आपको क्या कर उसके उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फिर सूर्य प्रभा ने जीत सिंह को अपनी योजना बताने लगी। पूरी योजना बताने के बाद, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप मेरी बात योजना पर ध्यान रखना। ठीक है राजकुमारी। राजा तिलक सिंह को वह
क्या सूझी, वह ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या वह स्वदेश से मिल गया है? कुछ देर बाद बाग में विश्राम करने पास अजीत सिंह अपने घोड़े पर चढ़कर तिलकपुर राजमहल के द्वार पर पहुंचा। राजा तिलक सिंह महारानी चंद्रप्रभा पुत्री सूर्यप्रभा ने उसकी अवगानी की और अवगानी करते ही राजमहल द्वार पर उपस्थित था। आओ आओ राजकुमार अजीत सिंह, आओ राज तिलकपुर में आपका स्वागत है। प्रणाम महाराज। तभी तभी दूध लिए दासी ने आगे बढ़कर दूध का गिलास राजकुमार से मुख किया। बेटा, हमारे यहाँ की रस्म है, आपको यह दूध का पीना होगा। इसको राजमहल में ले जाएगा। और जीत सिंह दासी का दूध का गिलास लिया और अरे राजकुमार, यह क्या कर रहे हो? राजकुमार तिलक सिंह ने अपने मुंह मुंह से गिरा हुआ दूध राजकुमार ने मुंह पर गिरा दूध पहुंच दिया और फिर तभी जीत सिंह ने विद्युत गति से तिलक सिंह का निशाना बांधकर तलवार चलाई बनाकर तलवार चलाई। राजा तिलक सिंह ने जीत सिंह की तलवार से बचने का प्रयास किया। प्रयास में उसकी गर्दन कटने से बच गई। राजा तिलक सिंह घायल हो जाने के वहां उपस्थित सभी लोगों ने ध्यान से उसकी ओर केंद्रित हो गया। तभी जीत सिंह अपने घोड़े पर रेड लगाई और वहां से भाग निकला। जीत सिंह को वहां से भागते देख तिलक सिंह चिल्लाया, सैनिकों, जीत सिंह को भाग रहा है, उसे जाकर पकड़ो, उसे भागने न पाए। और जैसे ही सैनिक बढ़कर जीत सिंह को पकड़ने की कोशिश करते, जीत सिंह का घोड़ा विद्युत गति से दौड़ता उनकी नजरों से ओझल हो गया। ओ जीत सिंह, मेरे मेरे हाथ जीवित बच निकला, अब क्या होगा? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे होने वाले सुहाग की रक्षा की। तभी राजा तिलक सिंह व सैनिकों को आदेश दिया, कम वक्त खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जीत सिंह का पीछा करो, उसे हर हाल में पकड़ कर लो। जी महाराज। और उधर जीत सिंह भागते भागते एक मोड़ पर रुकिए। राजकुमार अचानक आवाज सुनकर जीत सिंह एक घोड़े को लगाम खींची और आवाज देने वाले के स्वामी के पास पहुंचा। प्रेमा, तुम पुरुष वेश में? हाँ राजकुमार, मैं राजकुमारी सूर्या की योजना के अनुसार आपके मेरे साथ राज्य की सीमा संबंधी गुलाम महल में चलना है। और प्रभा राजा को तिलक सिंह को कह रही थी, पिताजी, मैं कुछ दिन के लिए गुलाम महल में जाकर रहना चाहती हूँ। लगता है सूर्य प्रभा तूने घटना से परेशान है। ठीक है बेटी, वहां जा सकती हो। गुलाम महल में जाकर रहने के लिए तुम्हारा मन बदल जाएगा। जी शुक्रिया पिताजी। और गुलाबी महल में पहुंचकर सूर्य प्रभा राजकुमार जीत सिंह से बोली, राजकुमार, अब भी मेरा कहना मान लो और यहाँ से अपने राज्य वापस लौट जाओ, वरना मेरे पिता जी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सूर्य प्रभा राजपूत मौत से नहीं डरते, केवल कायर लोग ही मौत से डर कर भागते हैं। मैं कायरों की तरह पीठ दिखाकर तिलकपुर से नहीं जाऊंगा। राजकुमार, भारतीय नारी एक बार पति का वर्ण करती है। मैं भी आपको अपना पति मान चुकी था, आप का मंगल नहीं देख पाऊंगी। तुम्हारे विचार जानकर मुझे प्रशंसा हुई सूर्य प्रभा। मेरी भावनाएं को अच्छी प्रकार से समझ रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, तुम्हारा कहना नहीं मान सकता। राजकुमारी सूर्य प्रभा समझ गई कि राजकुमार जीत सिंह को समझाना व्यर्थ है, अतः बोली, राजकुमार, मुझे आपके विचार जानकर बहुत अत्यंत प्रशंसा हुई, गौरव हुई। मेरा पति के रूप में आप जैसा वीर पुरुष मिला, मुझे भी तुम पर गर्व है। सूर्य प्रभा, संकट की घड़ी में तुमने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। उधर तिलक सिंह राजमंत्री सूरज सिंह की मंत्रणा कर रहे थे। मंत्री जी, जीत सिंह इतना कायर नहीं है कि वह डरकर यहाँ से भाग जाएगा। जीत तिलकपुर में कहीं भी जग छिपकर हम पर वार करने की योजना बना रहा होगा। महाराज, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अब एक ही उपाय है। वह उपाय कौन सा है मंत्री जी? उसकी वीरता को ललकारा जाए। संभव है ऐसा करने से वह खुलकर सामने आ जाए। कहकर महामंत्री सूर्य सिंह ने राजा तिलक सिंह का एक योजना बनाई। उस योजना के तहत तिलकपुर में एकांत मुनादी करवा दी। राजकुमार जीत सिंह जहाँ भी छिपे हैं वह अपनी मुनादी पर ध्यान दें, ताकि यदि वह अपने आप को वीर समझते हैं तो
पर राज्य की सीमा के पास विराल वन में रहने वाले काले बाघ का शिकार करके लाए, तभी तिलक तिलक सिंह की वीरता का लोहा मानेंगे और अपनी पुत्री सूर्यप्रभा का ब्याह उनसे करेंगे। प्रेमा दासी उस भीड़ में खड़ी मुनादी सुन रही थी। मुझे सिरदी गुलाबी महल जाकर राजकुमारी सूर्यप्रभा को यह मुनादी के बारे में बताना चाहिए। दासी झटपट गुलाबी महल पहुंची और राजकुमारी सूर्यप्रभा को सारी बात बताई। सुनकर ओ पिताजी, एक बार फिर राजकुमार कुलजीत सिंह को अपने जाल में फंसाने के लिए काले बाघ का शिकार की चाल चल गई। मुझे सारी योजना अजीत सिंह को बता देनी चाहिए। जब सूर्यप्रभा ने जीत सिंह को मुनादी के बारे में बताया, तुम्हारे पिता ने मेरी वीरता को ललकारा है, मुझे उसे काले बाघ का शिकार करने के लिए करके ही दिखाना पड़ेगा। मैं कायर नहीं हूँ राजकुमार, यह सब मेरे पिताजी की चाल है। वह आपको काले बाघ के बहाने विराल वन में बुलाकर अपने जाल में फंसा लेंगे। आप वहाँ ना जाना। नहीं सूर्यप्रभा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं काले बाघ को मारने के लिए वन में नहीं गया तो तुम्हारे पिताजी मुझे कायर समझेंगे। अब मैं आपको कैसे समझाऊं राजकुमार। तुम फिक्र न करो, मैं सिरदी काले बाघ को मारकर तुम्हारे पास लौटूंगा। भगवान करे आप ऐसा ही हो। जीत सिंह तुरंत ही अपने घोड़े पर की जिन कसी और विकराल वन के जाने के लिए तैयार हो गया। उधर राजा तिलक सिंह मंत्री सूरज सिंह से एक पिटारी देते हुए बोला, इस पिटारी में उड़कर वार करने वाला सांप है, इसे काटने से मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस पिटारी को लेकर तुम विकराल वन चले जाओ। विकराल वन में तुम्हें जहाँ भी जीत सिंह दिखाई दे, इस पिटारी का मुंह खोलकर सांप से कहना कि उड़कर जीत सिंह को डसकर वापस पिटारी में आ जाए। इतना कहते ही सर्प उड़कर जीत सिंह के पास जाएगा और डसकर वापस पिटारी में आ जाएगा। वो बड़ा अद्भुत सर्प है महाराज। उधर विकराल वन में पहुंचकर जीत सिंह ने काले बाघ की काफ़ी खोज की, लेकिन उसे कहीं भी न दिखाई दिया। लगता है काले बाघ को मेरी गंध मिल गई है, इसलिए वह कहीं जाकर छिप गया बैठा है। संध्या होने पर वह किसी झाड़ी के पास से गुजर रहा था। अरे, तभी जीत सिंह ने तेजी से गर्दन नीचे झुका ली और काला बाघ वार करने में नाकाम हो गया। ओह, तो यह तो काला बाघ है। और फिर जीत सिंह ने तेजी से म्यान से तलवार खींची और काले बाघ पर झपटा और गुर्राते बाघ के मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ दी। बाघ के मुंह से खून का फुहारा निकला और फिर कुछ देर तड़पने के बाद बाघ ने दम तोड़ दिया। तब जीत सिंह ने घोड़े से उतरकर मृत मृत मुंह से अपनी तलवार निकाली और उधर झाड़ियों में छिपा महामंत्री सूर्य सिंह झाड़ियों से बाहर निकला। सचमुच जीत सिंह वीर राजपूत है। तभी इसने विकराल वन में आतंक मचाने वाले नरभक्षी काले बाघ को पल भर में ही मार डाल दिया। जीत सिंह जैसे पुनः घोड़े पर चढ़कर चलने को उगत हुआ तो सूर्यजीत ने हाथ में पकड़ी हुई पिटारी का ढक्कन खोल दिया और सर्प से कहा, उड़ने वाले सर्प उड़कर जीत सिंह के पास जाओ और उसे डसकर जल्दी ही पिटारी में वापस आ जाओ। और सूर्य सिंह के इतना कहना था कि और अगले ही पल सर्प जीत सिंह को काटने के पश्चात वापस सूर्य सिंह की ओर लग गया और जीत सिंह का सारा शरीर एक क्षण में नीला पड़ गया और वह चकरा कर घोड़े से गिर पड़ा। तभी दूर खड़ा सूर्य सिंह के उसके पास आया। कहो जीत सिंह, मृत्यु के आगे उसमें जाते हुए कैसा अनुभव हो रहा है? हो तो यह तुम हो, तुमने ही वार किया। भला एक वीर को मृत्यु से कैसा डर? जीत सिंह पर तेजी से विष का प्रभाव फैलने लगा और उसकी आंखें तेजी से मुंदने लगी। मृत्यु के निकट देखकर अपने भाई अजीत सिंह का ख्याल आया। भैया अजीत सिंह, मुझे समाप्त कर दो, मैं चमलदेव से कैद से मुक्त न कर सका। सोते सोते अचानक जीत सिंह की आंखें मुंद गई, उसके प्राण पे घेरे उड़ गए। जीत सिंह को मृत पाकर मंत्री सूर्यदेव मन ही विचारों में रहा। कुछ भी हो, जीत सिंह एक वीर पुरुष था। मुझे उसके मृत शरीर को इस प्रकार वन में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। इसी प्रकार छोड़ने कर जाने से जंगली पशु मांस को नोच नोच कर खा जाएंगे। मुझे सबको किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा ऐसा सोचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और गुफा दिखाई दी। लगता है यह काले बाघ की गुफा है। बाघ के मरने पर यह गुफा खाली हो गई है। मुझे जीत सिंह का शव गुफा में रख देना चाहिए। फिर उसने जीत सिंह का शव उठाया और गुफा की ओर चल दिया। शव को गुफा में लिटाकर गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर से बंद कर दिया। तिलकपुर की ओर लौट जाना चाहिए। महाराज,
राजमहल में पहुंचकर जब उसने राजा तिलक सिंह को जीत सिंह के मरने की सूचना दी, जीत सिंह की मृत्यु से हमारा रास्ता साफ कर दिया है। अब हम राजा समलदेव के साथ मिलकर सूरतगढ़ पर निर्विरोध कब्जा कर लेंगे। और महारानी जी, राजा समलदेव के पास आज ही युवराज सूचना भिजवा दो। महामंत्री जी, आज ही सूचना भिजवा दो। जीत सिंह के हमने रास्ते से हटा दिया। सिरदी सूरतगढ़ की ओर आक्रमण के लिए प्रस्थान करे। जो हुक्म महाराज। और महामंत्री के जाते ही सूर्य प्रभा राजा तिलक सिंह के पास आई। पिताजी, राज्य ने लोप लता ने आपको अंधा कर दिया। अपनी पुत्री का सुहाग की हत्या करने के आपको चैन नहीं पड़ा। सूर्य प्रभा, पागल न बनो। हम सिर दी अच्छा सुयोग्य वर ढूंढ कर तुम्हारा विवाह कर देंगे। पिताजी, मैं क्षत्रिय हूँ। हमारे वंश में स्त्री एक बार भी अपने वर को वर्ण करती है। आप अपनी जीत का जश्न मनाइए। राजकुमार जीत की मृत्यु का शोक मनाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे मन में जो आए करो, तुम्हें समझाना व्यर्थ है। उधर तिलक सिंह का दूत समलदेव के पास जीत सिंह की मृत्यु का समाचार लेकर पहुंचा। समलदेव ने खुशी से झूम उठा और वह जीत उसी समय कारागार में पड़े अजीत सिंह के पास पहुंचा। अजीत सिंह, हमें हमें बधाई दो। हमने हमारा रास्ता साफ हो गया। तुम्हारी कैद में हो। और जीत सिंह, राजा तिलक सिंह ने बुलाकर मौत की घाट उतार दिया। क्या समलदेव, जब मेरा छोटा भाई मारा गया तो अब मैं जी कर क्या करूँगा। मुझे भी विनती है कि मुझे भी मौत की घाट उतार दो। भाई का वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। धैर्य रखो जीत सिंह, पहले हम सूरतगढ़ पर अधिकार करने दो। अभी तो हमारी सफलता का जश्न भी देखना है। पहले देखने के पश्चात ही तुम्हें खुशी खुशी जीत सिंह के पास पहुंचा देंगे। कहकर समलदेव प्रसन्न होता हुआ वहां से चला गया। उधर सूरतगढ़ में कुरूप रूप कुंवर जीत कंवर को तिलकगढ़ गए आज 1 हफ्ता हो गया है। पता नहीं अब तक वापस क्यों नहीं लौटा। माताजी, घबराइए नहीं। हो सकता है राजा तिलक सिंह उसे आग्रह करने पर कुछ दिन के लिए रोक लिया हो। अभी वार्तालाप कर ही रही थी, बदवासा महामंत्री चंद्रसेन ने वहां प्रवेश किया। क्या बात है महामंत्री जी, आप घबराए हुए क्यों हैं। महारानी जी, गजब हो गया। समलदेव राजा तिलक सिंह की सेनाएं एक साथ सूरतगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। क्या कह रहे हो महामंत्री जी। ओह, यह तो गजब हो गया। अब क्या करना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी जी। समलदेव और तिलक सिंह की सेनाएं हमारे गुप्त सूरतगढ़ में मारकाट मचाई हुई है। कुछ ही देर में वे राजमहल तक पहुंच जाएंगे। हमला इतना आतंक हुआ कि अपनी सेना को सचेत भी न कर पाए। महारानी जी, आपसे आग्रह सोच समझ विचारने के समय नहीं है। इसी समय राजकुमारी रूप कुमार के साथ राजमहल में से चली जाइए, वरना न जाने वे लोग आपके साथ क्या सलूक करें। महामंत्री की बात सुनकर सुजाता देवी का खून खोल उठा। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगी। मैं देखती हूँ कि समलदेव तिलक सिंह हमारा क्या बिगाड़ते हैं। महारानी जी, जिद न कीजिए। आपसे यहाँ से निकल भागने में ही आप दोनों की भलाई है। महामंत्री जी, आपको अगर डर लग रहा है तो आप यहाँ से जाइए। हम समय दुश्मनों से जूझेंगे। दोनों राजकुमार यहाँ नहीं हैं। तब तो क्या हुआ। रूप को और मैं तो हूँ। आप ठीक कह रही हैं राजमाता जी। हम क्षत्रिय हैं, भला दुश्मनों से पीठ दिखाकर कैसे भाग सकती हैं। उन दोनों की वीरता की भरी बातें सुनकर चंद्रसेन के मस्तक में उनके प्रति श्रद्धा से झुक गया। आप धन्य हैं महारानी। और उधर सूरतगढ़ राज्य की समलदेव तिलकदेव की सेनाएं भयंकर मारकाट मचाती हुई, मार डालो काट डालो, मार गया रे। जल्द ही राजा समलदेव व राजा तिलक सिंह सूरतगढ़ के राजमहल में प्रवेश किया। फिर उन्हें जो भी राह में मिला वो उसे मौत की घाट उतारते हुए आगे बढ़ गए। अंत में महारानी सुजाता देवी के कक्ष के पास जा पहुंचे। तभी कक्ष का द्वार पर बाहर निकलते ही मंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें रोका। मेरे जीते जी तुम इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम तुझे ही मजा चखाते हैं।
और समलदेव ने स्थिरता से आगे बढ़कर अपनी तलवार मंत्री के पेट में घोंप दी और महामंत्री चंद्रसेन के पेट पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ गया और उसके प्राण फिर उड़ गए। समलदेव व तिलक ने कक्ष में प्रवेश किया। नीच तिलक सिंह, तू पापी है, समलदेव के साथ मिल गया, तुझे मेरे पुत्र अजीत सिंह को कैद कर लिया। हाँ हाँ महामंत्री सुजाता, मैंने अजीत सिंह को कैद कर रखा है, बल्कि तिलक सिंह ने तो जीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। क्या? जीत सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर सुजाता हक्की बक्की रह गई। लेकिन अगले ही पल, ठहरो पापियों, मैं तुम्हें दोनों को मौत के घाट उतारती हूँ। तुम दोनों के कारण ही सूरतगढ़ में खुशियाँ का ग्रहण लगा है। लेकिन जैसे ही महारानी सुजाता देवी को तलवार लेकर उन पर वार करने झपटी, तिलक सिंह ने सूरत के केस पकड़े। नहीं, मेरे बाल छोड़ दे। और समलदेव ने आगे बढ़कर महारानी सुजाता के हाथ से तलवार छीन ली। तभी रूप रूप कुंवर उसकी ओर लपकी। ठहर जा लड़की, तुम्हारी हमसे मुकाबला करना बेकार है। अगर नहीं मानी तो तेरी भी दशा महारानी सुजाता जैसी होगी। लेकिन रूप कुंवर नहीं रुकी और विद्युत की गति से आगे बढ़कर समलदेव की बाईं बाह पर अपनी तलवार से वार किया। समलदेव कर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी राजा तिलक सिंह ने वहां आ पहुंचा और सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों स्त्रियों को पकड़कर राजमहल से बाहर निकाल दो। सारे राज्य में डोडी पिटवा दो कि जो इन्हें पना देगा उसका परिवार कोल्लू में पिसवा दिया जाएगा। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर रूप कुंवर व सुजाता देवी की बाह पकड़कर उन्हें वहां से ले जाने लगे। तिलक सिंह, मेरे तेरे पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरेगा। जल्दी ही तू इस अन्याय का फल भुगतेगा। हा हा हा, मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। उनके जाने के बाद तिलक सिंह ने बाकी सैनिकों को कहा, राजा समलदेव को उठाकर हमारे साथ उपचार सिर दिए हो जाना चाहिए। जी महाराज। वो सैनिक को घायल समलदेव को हाथों में उठाया और राजा तिलक सिंह के साथ कक्ष से बाहर चल दिए। आदेश अनुसार सैनिकों ने सुजाता देवी और रूप कुंवर को महल से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। रूप कुंवर, हमने तो सपने में यह बात की आशा न थी कि इस दिन देखना पड़ेगा। माता जी घबराइए नहीं, जिस प्रकार सुख के बाद दुख आता है उसी प्रकार सुख आता है। हमारे अच्छे दिन भी दोबारा आएंगे। रूप कुंवर, मेरी आशा टूट चुकी है। मेरे बेटे तिलक सिंह को मार दिया, दूसरा बेटा समलदेव कैद में है। ऐसे में हमारे अच्छे दिन किस प्रकार वापस आएंगे? नहीं माता जी, ऐसा न कहिए। आप आशा छोड़ देंगी तो मेरा क्या होगा? जल्दी सूरतगढ़ में ऐलान कर दिया, सूरतगढ़ के निवासी जो व्यक्ति महारानी सुजाता देवी और रूप कुंवर को अपने यहाँ पना देगा, उसके पूरे परिवार को कोल्लू में पिसवा दिया जाएगा। साथ आज इस राज्य में राजा की पर राजा तिलक सिंह का और राजा समलदेव का राज है। ऐसे में मोहलत एक बार फिर सुख और दुख की भेंट हुई। दुख भैया, इतना खून खराबा करने के पश्चात भी अब तुम्हारा जी नहीं भरा। सूरतगढ़ में सब कुछ तहस नहस हो चुका है, अब कुछ करना बाकी रह गया है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सुख भैया, अभी तो तुम सूरतगढ़ की सीमा से बाहर रहकर मेरा तमाशा देखना। सुख एक बार फिर वहां से निराश होकर चला दिया। उधर उधर जैसे ही समलदेव को होश आया, मुबारक हो राजा समलदेव, सूरतनगर की बागडोर अब हम दोनों के हाथ में है। बस अब अजीत सिंह से निपटना बाकी रह गया। राजा तिलक सिंह, जरा मेरे घायल हाथ को ठीक हो जाने दो, फिर उसके बाद स्वयं उसे अपने अजीत सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा। और कई दिनों लगातार सूरतगढ़ के राजमहल में राजा तिलक सिंह और राजा समलदेव अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। इधर सुरजा इधर सुजाता देवी और रूप कुंवर भूखी प्यासी सड़कों पर मारी मारी भटक रही थी। तिलक सिंह समल देव के डर से कोई भी उसे अपने घर में पनाह नहीं दे रहा था। तड़पते तड़पते एक दिन रात्रि हो गई। रूप कुंवर सामने वाले घर में पंडित चतुर्भुज शास्त्री का है, वह हमारे राजकीय पंडित थे। आओ उनके घर शरण लेते हैं, चलिए माता जी। चतुर्भुज शास्त्री ने मकान के बाहर पहुंचकर उन्होंने दरबार पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इतनी रात गए? मैं सुजाता हूँ। और
कभी सूरतगढ़ की महारानी थी। सुजाता की आवाज़ सुनकर राज पंडितानी फुसफुसाते हुए पंडित चतुर्बुद्ध शास्त्री से बोले, क्यों जी, क्या कहते हो? पुरानी महारानी से सुजाता देवी को द्वार पर खड़ी है, उनके लिए दरवाज़ा खोलूं? क्या बक रही है? हम भगवान, कौन महारानी? कैसी महारानी? अगर उन्हें उन्हें पनाह दी तो हमें जिंदा ही नहीं छोड़ा जाएगा। तुम किसी तरह सुजाता देवी को यहाँ से टाल दो। पति की बात सुनकर पंडितानी चारपाई से उतरी उतरी और दरवाजे के समीप पहुंची। अगर तुम महारानी सुजाता देती होती तो इतनी रात के चोर चौकों की तरह नगर में घूमती। जाओ यहाँ से, चुपचाप भाग जाओ। पंडितानी की बात सुनकर सुजाता देवी व रूप कौर हक्की बक्की रह गई। रूप कौर, आज हमारा समय खराब है। पंडिताइन भी जानबूझकर हमारी आवाज़ को नहीं पहचान रही। चलो माता जी, यहाँ से चलो। लोग कृतज्ञ इनसे सहायता की आशा कर रखना व्यर्थ है। दोनों दुखी मन से वहाँ से चली गई और कुछ दूर पर राज के नाई का घर था। ठहर, रुक कर, यहाँ राज के नाई चतुर सिंह का घर है। उसके वर्षों हमारा नमक खाया है। यह हमारी सहायता की अवश्य करेगा। इसके द्वार पर दस्तक देती हूँ, चलिए माता जी। और सुजाता देवी ने जैसे ही आगे बढ़ी, दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? चतुरसेन, मैं महारानी सुजाता देवी हूँ, जरा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा तो नहीं खुला, पर अंदर से चतुरसेन की आवाज़ आई, महारानी जी, राज्य छिन गया तो क्या इस तरह रातों को जाग जाग कर लोगों को परेशान करने का जिम्मा ले लिया? अब जाओ। किसी सुजाता देवी को नहीं जानता, वही इतना अपमान। सुजाता देवी का सारा शरीर अपमान से सुलग उठा। रघु और अब और अपमान नहीं सहा जाता। चलो, इससे राज्य से कहीं दूर चलते हैं, जहाँ हमें कोई पहचानता ना हो। आप ठीक कह रही है माता जी, इस राज्य में हमारा रहना व्यर्थ है। और दोनों दुखी मन से सूरतगढ़ से चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर सुजाता देवी रूप कुंवर से बोली, रूप कुंवर, यह देश छोड़ जाने से पहले हम ऋषि रिंगी पर्वत पर स्थित कालका देवी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मुझे आशा है कि उनके दर्शन से हमें आत्मिक शांति मिलेगी। जो आज्ञा माता जी। दोनों भूखी प्यासी ऋषि पर्वत की ओर चल दी। काफ़ी दूर चलने के बाद माता जी भूख प्यास से बहुत तेज प्यास लग रही है, तुम यहीं ठहरो रूप कौर, मैं आगे जाकर देखती हूँ कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। को रूप कौर को वहाँ छोड़कर सुजाता देवी पानी की खोज में चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कबीले वालों का घर घेर लिया। ये कबीलेवासी झींगा जाति के थे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? भाइयों, मैं एक दुखियारी हूँ, पानी की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। जंगल में झींगा कबीलों का राज है तो भी यहाँ प्रवेश करना, उससे पहले हमारे सरदार झिंगोरों के सामने पेश होना पड़ेगा। चलो तो चलो भाइयों, मुझे अपने सरदार के पास ले चलो। वे लोग सुजाता देवी को साथ लेकर वहाँ से चल दिए और राह में रूप कुंवर को भी सुजाता देवी के साथ ले लिया था। कुछ देर बाद दोनों सरदार झिंगरा के सामने थे। आप दोनों कौन हैं और अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? तब महारानी सुजाता ने सरदार सिंगारा को अपना परिचय देते हुए दुख भरी कथा सुनाई। तो आप सूरतगढ़ की राजकुमारी सुजाता देवी हैं? हमारे आहू भाग गए, आप हमारे कबीले में आई। और और संगारा सिंह सरदार सिंगारा ने अपनी जगह पर से उठा और महारानी सुजाता रूप कुमार को अपनी झोपड़ी में ले आया, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। दोनों भोजन करने के पश्चात सरदार सिंगारा से सुजाता देवी से बोला, महारानी सुजाता, आपकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा हृदय भी दुखी हो गया। आप फिक्र न करो, राजकुमार अजीत सिंह और समल देव की कैद से छुटकारा कर लाऊंगा और जीत सिंह को भी जीवित कर लूँगा। लेकिन तुम यह कैसे करोगे सरदार? महारानी जी, हमारे कबीले में झींगा देवता की करामाती देवता है। मैं भी उनका आह्वान करके उनके बुलाता हूँ, वह हर प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। अच्छा। और सरदार सिंगारा ने अपने साथ लेकर कबीले के बीच में झिंगा देवता की विशाल मूर्ति के पास पहुंचा और आंखें बंद करके बोला, झिंगा देवता प्रकट हो, मदद करो, झिंगा देवता प्रकट हो। और अगले ही पल झिंगा देवता की मूर्ति से धुआं सा उठा और झिंगा देवता प्रकट हुआ। प्रणाम झिंगा देवता, सदा शुक्र हो। सिंगारा, कहो आज तुमने मुझे कैसे याद किया? कबीले में कोई संकट आया है क्या? सरदार सिंगार ने महारानी सुजाता देवी की ओर इशारा करते हुए झिंगा देवता से कहा, झिंगा देवता, आज संबल देव व राजा तिलक सिंह ने इन पर बहुत जुल्म ढाए हैं। फिर फिर सरदार सिंगारा ने झिंगा को सारी बात बता दी।
सारी बात जानकर जिंगा देवता ने कहा, सिंगारा तुम कहो तो मैं तिलक सिंह की गर्दन मरोड़ दूं, समल देव को पाताल लोक में पहुंचा दूं, कहो मुझे क्या करना है। जिंगा देवता, उन दोनों को तो आप बाद में मजा चखाना, पहले सबसे पहले संबलपुर चलो, वहाँ हमें राजकुमार अजीत सिंह को कारागार से छुड़ाना है। ठीक है, तुम मेरे बाएं हाथ पर हथेली पर बैठ जाओ, तुम्हें एक पल में ही संबलपुर पहुंचा देता हूँ। सब लोग झिंगा देवता के बाएं हाथ हथेली पर बैठ गए। अब मुझे उड़ने के लिए तैयार करता हूँ। और झिंगा देवता आकाश में उड़ चला। जल्दी ही वह संबलपुर में जा पहुंचा। अरे, आकाश में कोई दैत्य उड़ रहा है, यह तो बड़ा भयानक है। इस इसमें इसने तो कई आदमियों को पकड़ रखा है। यह आफत संबलपुर में न टूट पड़े। और सारे नगरवासी झिंगा से डर कर अपने अपने घरों में जा छिपे। झिंगा देवता उड़ता हुआ राजमहल के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही वह पहरेदारों ने उसका विरोध किया, उसने दोनों हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया है। और उन्हें कारागार में पहुंचा। घायल अजीत सिंह कहता था, बेटा अजीत सिंह। अजीत सुजाता देवी की आवाज़ सुनकर अजीत सिंह के मुंह मुंह पर किया, माँ आप? हाँ बेटा, मैं। तू ठीक है ना? झिंगा देवता ने अजीत सिंह के शरीर पर अपने हाथ से स्पर्श किया। रे, यह चमत्कार कैसे? मैं पहले कितना स्वस्थ हो गया बेटा। झिंगा देवता, चमत्कार है, इन्हें प्रणाम करो। अजीत सिंह ने हाथ जोड़कर झिंगा देवता को प्रणाम किया। सरदार, आप यहाँ यहाँ हमारा कार्य पूरा हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, आप हमें तिलकपुर के उस स्थान पर ले चलो जहाँ झिंगा अजीत सिंह की हत्या की गई थी। और एक बार फिर सब लोग झिंगा देवता के साथ हथेली पे बैठे और झिंगा देवता ने उन्हें लेकर उस द्वार पर पहुंचा जहाँ अजीत सिंह का शव पड़ा था। मैं अभी यह पत्थर हटा देता हूँ झिंगा देवता। और सरदार ने द्वार का पत्थर हटाते हुए ही सामने गुफा में प्रवेश किया। शव के पास पहुंचकर शव की ऐसी दशा देखकर सुजाता चीख उठी, हाय मेरी जान से प्यारे बेटे की ऐसी दशा, हाय मेरा भाई। जैसे ही झिंगा देवता ने आगे बढ़कर जीत सिंह के शव को छुआ, आह आह, मेरा बेटा जीवित हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे भाई को जीवित कर दिया। और अगले ही पल अजीत सिंह से सीने से लगा लिया। जीत सिंह मेरे भाई। संबल देव व तिलक सिंह ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तासीर दी, वहाँ पहुँच उनसे अपना राज्य वापस लेना है। और फिर जब लोग झिंगा देवता को हथेली पे बैठे गए और जीत सिंह के कहने पर राजकुमारी सूर्य प्रभा को भी साथ ले लिया, फिर झिंगा दैत्य सूरतगढ़ की ओर उड़ चला। और कुछ ही पल में झिंगा देवता सूरजगढ़ के राजमहल की छत पर था। फिर जब उन्होंने लेकर वह उस कक्ष में पहुंचा जिसमें समल देव और तिलक सिंह थे। हाँ हाँ, हम तुम दोनों को अपना राज्य वापस लौटाने लेने आए हैं। तिलक सिंह, तू मुझे मार कर समझ बैठा था कि तेरा रास्ता साफ हो गया। यह कहकर जीत सिंह अपनी तलवार खींच ली। यह देखकर समलदेव और तिलक सिंह भयभीत हो उठे। हमें मत मारो, हम तुम्हारा राज्य वापस देते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही करेंगे, हम छोड़ दो। तुम्हारा तुम्हें हमारे की तुम तुम्हें तुम्हारे किए की सजाओं से मिलेगी। कहकर जीत सिंह ने एक बार किया और उसकी गर्दन काट दी। तब जीत सिंह सरदार संगीरा हुआ झिंगा देवता से बोला, आप लोग की सहायता से हमारे राज्य फिर वापस मिल गया। हमें इसके लिए हम आपका आभारी हैं। राजकुमार जीत सिंह झिंगा देवता देवता संकट में फंसे हुए लोगों की हमेशा सहायता करते हैं। और सिरदी सारे सूरतगढ़ में समल देव में तिलक सिंह की हत्या का समाचार फैल गया। नगरवासी जीत सिंह और अजीत सिंह को सुकुशल वापस आ जाने से प्रसन्न हुए। उधर उधर दुख मुंह लटकाए सुख से कह रहा था, सुख भैया, आज सूरतगढ़ पर मेरा अधिकार समाप्त हो गया, तुम यहाँ चैन से रहो। दुख भैया, तुम्हारे इस राज्य में आने से दुख तो काफ़ी हुआ था, पर अब मुझे समझ में आ गया, दुख और सुख मनुष्यों को झेलना ही चाहिए, जीवन का यही सार है। और दुख सूरतगढ़ छोड़कर चला गया। तो एक बार फिर जीत सिंह व अजीत सिंह रिंगी पर्वत पर गए और कालका जी के दर्शन करके लौटे। उसके बाद जीत सिंह को सूरजगढ़ का राजा बना दिया गया। समाप्त दोस्तों। अगली कौम से शरारती गधा, ये एक और चित्र है।